नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। इस क्लास में हम देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी एग्जामिनेशन में आप देखते हैं यहाँ से प्रश्न बनता है, तो एक कॉमन टॉपिक आप इसको मान सकते हैं जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। शुरुआत करेंगे। मैंने ये पूरी बुक उठा ली है, जो सरकारी बुक जिसको आप मान सकते हैं, मानक बुक जिसको आप मान सकते हैं। यहाँ पर जो भी चीजें आप पढ़ेंगे वो सब सर्वमान्य ही होंगी। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, आप जानते हैं शिक्षा मंत्रालय के नाम से इसको परिवर्तित करने की बात कही गई थी एनईपी 2020 के अंतर्गत। तो अब ये शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा ये प्रस्तुत पुस्तिका है। शुरुआत करेंगे, जहां पर भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। पूरी ये बुक है, लेकिन हमें पूरी बुक नहीं पढ़नी है, इसी में हमें बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर भूमिका में बात करते हैं। बात की गई है यहाँ पर भाषा की। भाषा के बारे में आप बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके जिसके द्वारा इंसान अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। भाषा को आप अलग अलग रूपों में देखते हैं, जैसे आप लिखकर कुछ चीजें बता सकते हैं, आप पढ़कर समझ सकते हैं, आप बोलकर समझ सकते हैं, है ना। तो एक माध्यम जो हमारी अभिव्यक्ति का बना, उसको हमने क्या नाम दिया? भाषा। और उसी भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों की जरूरत थी, ताकि हमारे मन के अंदर जो विचार आ रहे हैं उनको हम लिपिबद्ध कर सकें। तो भावों या विचारों को लिखने के लिए जिन वर्णों यानी वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता हुई, उन चिन्हों को हमने लिपि कहा। तो यहाँ पर कहा गया है, भाषा मनुष्य समुदाय के मध्य परस्पर विचार विनिमय का सशक्त विश्वसनीय माध्यम है। भाषा से मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, या कह सकते हैं जब आप बोलते हैं, बोलने लग जाते हैं, तो बहुत सारी नई नई चीजें सीखते हैं। उसके साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अस्मिता का जीवंत प्रतीक भी है भाषा। तो ये भाषा के बारे में कुछ विशेष बातें जो आपको जाननी चाहिए थी, पूरी हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। भूमिका, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप थोड़ा सा नोट डाउन करते हुए चलेंगे। महत्वपूर्ण क्या है? देखो, भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, ये आप जानते हैं। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया। अब जब राजभाषा के रूप में ये प्रतिष्ठित हो गई, तो हिंदी की लिपि, वर्तनी और अंकों का स्वरूप आदि विषयों में एकरूपता लाने के लिए उस समय जो शिक्षा मंत्रालय था, जो ये पुस्तक 2019 की है, इस समय ये शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय बन चुका था, हालांकि फिर से शिक्षा मंत्रालय हो गया है। विविध स्तरों पर प्रयास किए गए। अब इस प्रयास के अंतर्गत आप देख सकते हैं 1966 में शिक्षा मंत्रालय ने मानक देवनागरी वर्णमाला प्रकाशित की। मतलब सबसे पहले 1966 ईस्वी में पहली बार मानक देवनागरी लिपि, मानक का मतलब क्या है? शुद्ध रूप, कैसे आप इसको सही लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रकाशन ये आप नोट करेंगे। पहला जो प्रयास किया गया 1966 ईस्वी में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, मानक देवनागरी वर्णमाला, ये पुस्तक का नाम है जिसका प्रकाशन हुआ। इसके अनुसार देवनागरी के जो वर्ण एक से अधिक रूपों में लिखे जाते थे, उनके स्थान पर प्रत्येक वर्ण का एक ही मानक रूप प्रस्तुत किया गया। तो ये कुछ विशेष बातें हैं। ठीक है, एक मिनट, मास्टर कैडर एक बार वो डिस्कस करके रिकॉर्ड। अमन जी, मास्टर कैडर है? अच्छा, मास्टर कैडर के लिए आप कह रहे हैं, एक बार डिस्कस, शायद आप सिलेबस डिस्कशन की बात कर रहे हैं। हाँ, 1914 बिल्कुल एमपी जी। तो अमन जेठी जी, मैं बिल्कुल इस पर बात करूंगी। मास्टर कैडर का सिलेबस मैं 1-2 दिन में डिस्कस कर लूंगी। अगर आपने नया ज्वाइन किया है तो मास्टर कैडर के अंदर जितनी साहित्य की क्लासेस हैं, गद्य विधाएं हैं, उनको आप देखेंगे। और मैं आपको बता दूं, जब आप साहित्य पढ़ रहे होंगे, यानी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, जब आप ये पढ़ रहे होंगे, तो एक तो उसकी प्रवृत्तियां, विशेषताएं आप पढ़ेंगे। साथ में आपके सिलेबस में जो विशेष रूप से गद्यकार लगाए गए हैं, चाहे वो निबंधकार हो, चाहे वो उपन्यासकार हो, चाहे वो कवि, हम कवियों की बात करें, तो जब वो स्पेशल क्लास जब उनकी होती है, तो आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, उनके सारे नोट्स आप बना के रखेंगे। बाकी मैं एक बार जरूर 1-2 दिन में इस पर डिस्कशन करूंगी। ठीक है, अभी ये क्लास देखेंगे, ये आपके सिलेबस में भी है, और ये एक कॉमन टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है, तो इसको आप देख सकते हैं। चलिए, तो संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के स्वीकृत होने तथा विभिन्न राज्यों की अपनी अपनी भाषाओं को प्रतिष्ठा मिल जाने के बाद
देवनागरी को देश की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए अन्य भारतीय भाषाओं के मानक लिप्यंतरण की आवश्यकता अनुभव की गई। मतलब एक ऐसा, आपके लिप्यंतरण क्या है, जब लिपि का अंतरण करते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में जब आपने अनुवाद वाली क्लास पढ़ी होगी, लिपि मान लीजिए आपने रोमन लिपि में लिखी है, कोई वर्णमाला है जो हमारी देवनागरी में है, आप उसको रोमन बना रहे हैं, र का बना रहे हैं, र हमने लिखा है रोमन में आर के रूप में, और वो र जो है हम हिंदी में देवनागरी लिपि में लिखते हैं, इसको लिप्यंतरण कहा जाता है। तो इन सबको देखते हुए दूसरी बार जो प्रयास किया गया, कहा गया देवनागरी में अन्य भारतीय भाषाओं के जिन विशिष्ट ध्वनियों के लिपि चिन्ह नहीं थे, उनके लिए लिपि चिन्हों का निर्धारण किया गया और तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय द्वारा फिर से एक संशोधन किया गया। उसमें 1966 में ही किया गया परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला, यानी 1966 में ही एक बार वर्णमाला का मानक रूप प्रस्तुत हुआ था, लेकिन कुछ जरूरत महसूस हुई, दूसरी बार फिर से इसका मानकीकरण किया गया, मतलब कुछ परिवर्तन। अब अभी भी कुछ विसंगतियां रह गई थी, ठीक है, कुछ विसंगतियां रह गई, तो 1967 में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, ये पुस्तक जो है प्रकाशित की गई। तो अभी तक आप देख रहे हैं 3 ऐसी पुस्तकें आई जो हिंदी के मानकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपको स्क्रीन दिख रही होगी, आप मुझे एक बार बता दें। अब ये जो 3 बार अलग अलग संशोधन करके आई हैं, ध्यान रखेंगे, अब इनका एक फाइनल मानकीकरण निकलता है 1983 ईस्वी में। आपके पास पेन होगा, आपके पास कलम होगी, आप इसको नोट कर लेना, वरना ये पूरी पीडीएफ जो है आपकी एप्लीकेशन पर पड़ी हुई है, उसमें मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप वहां से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो 1983 में इन तीनों का, यानी जो 3 पुस्तकें अब तक निकल चुकी हैं, उन सबका समन्वित रूप संशोधित करके देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण नाम से प्रकाशित कर दिया गया। ये जो पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, ये 1983 वाली पुस्तक है। इसका बार बार संस्करण निकलता है, कुछ संशोधन की जरूरत होती है। तो अभी जो रिसेंटली आप पढ़ रहे हैं 2019 का है ये, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक परिभाषा, 2 परिभाषाएं हैं, देवनागरी का परिचय, थोड़ा सा पहले इसको पढ़ें और फिर हम परिभाषाओं पर लास्ट में बात करेंगे। अब भाषा के उच्चरित रूप को निर्धारित प्रतीक चिन्हों के माध्यम से लिखित रूप देने का माध्यम ही लिपि है। भाषा लिपि के बारे में आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो बार बार इस चीज को हम रिपीट नहीं करेंगे, बस समझ लेना कि लिखने के तरीके को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं, यानी किसी भी भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। तो ये लिपि की परिभाषा है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ विशेष बातें आपको दी गई हैं, जैसे हिंदी की लिपि क्या है, हिंदी की लिपि है देवनागरी, और हर भाषा की कोई ना कोई लिपि होती है। प्रत्येक भाषा के अंदर में बहुत सारी उपभाषाएं और बोलियां भी होती हैं, ध्यान रखेंगे। तो इसमें कहा गया है कि विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, इनमें अधिकतर भाषाओं की अपनी लिपि है। जापानी भाषा की लिपि क्या है, जापानी है, चीनी की है, चीनी की लिपि वैसे चित्रलिपि मानी जाती है, अंग्रेजी की, फ्रांसीसी की, स्पेनिश की, सबकी अपनी अपनी लिपियां हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, इस समय कहा गया है, इस समय देवनागरी लिपि में हिंदी के अलावा मराठी, कोंकणी, नेपाली, डोंगरी, ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं। मतलब अलग अलग भाषाएं, लगभग 12 भाषाएं ऐसी हैं जिनकी लिपि देवनागरी है। आगे आप इसको टेबल में देखेंगे। सबकी वीडियो रुक गई क्या, एक बार आप बताएं। अब मुझे लगता है वीडियो आपकी आ गई होगी, ठीक है, आगे बढ़िएगा। देवनागरी, ब्राह्मी, गुजराती लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये सारी चीजें आप पुरानी क्लास में पढ़ चुके हैं, बार बार नहीं रिपीट करेंगे। आप नहीं, अगर आपने नहीं देखा है तो भाषा विज्ञान की सारी क्लासेस आप देख लीजिएगा, ठीक है। अलग अलग परिवारों में इसको बांटा गया है। वर्तमान में हम बात करें तो हमारी जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, इसके अंतर्गत 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है।
22 भाषाओं को स्थान दिया गया है और इन 22 भाषाओं की लिपियां क्या है, यहाँ पर एक टेबल के माध्यम से आपको समझाया गया है। जैसे हम भाषा हिंदी की बात करते हैं, लिपि इसकी देवनागरी है। संस्कृत की लिपि क्या है, इसकी भी देवनागरी है। कोंकणी की लिपि क्या है, देवनागरी है। डोगरी, ये भी देवनागरी है। नेपाली की लिपि भी देवनागरी है। बोडो की लिपि देवनागरी है और जो मराठी है वो भी देवनागरी है। तो यहाँ से सवाल कौन कौन से बनते हैं, हिंदी वाले सवाल बन जाते हैं, संस्कृत वाले सवाल बन जाते हैं और ये मराठी का सवाल बन जाता है। लेकिन इसके अलावा जो देवनागरी में लिखी जाने वाली भाषाएं हैं उनको भी आप याद रखें। ये सब भारतीय भाषाएं हैं, भारत के अंदर ही बोली जाती हैं। मैथिली की 2 लिपियां मानी गई हैं, एक तो देवनागरी मानी गई है, दूसरी तिरहुत मानी गई है। तिरहुता भी कहा जाता है और कुछ इसको देवनागरी में भी लिखा हुआ मानते हैं। संताली की बात करें तो इसकी औलचिक और देवनागरी 2 लिपियां प्राप्त होती हैं। गुजराती की गुजराती और देवनागरी, इन दोनों लिपियों में इसको लिखा जाता है। कश्मीरी की बात करें तो ये फारसी, अरबी, देवनागरी, शारदा। वैसे कश्मीरी के बारे में आपने पढ़ा शारदा लिपि, लेकिन इसमें देवनागरी शब्दों का भी जो है उल्लेख मिल जाता है। सिंधी की बात करें तो फारसी, अरबी और देवनागरी, यानी मिली जुली एक लिपियां आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़िएगा। इसके अलावा असमिया है, जिसकी लिपि असमिया है। उड़िया की उड़िया है, उर्दू की अरबी फारसी है। कन्नड़ की कन्नड़, तमिल की तमिल है, तेलुगु की तेलुगु। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी बहुत बार पूछी जाती है। बांग्ला की बांग्ला है, मणिपुरी की मैतेई और मलयालम की मलयालम। तो ये कुल 22 भाषाएं जो हमारी 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल की गई हैं। इन 22 भाषाओं को हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। अगली क्लास में जब आप संविधान में हिंदी की स्थिति पढ़ रहे होंगे तो वहां पर फिर से एक बार 22 भाषाओं को देखेंगे और इनकी एक ट्रिक क्या हो सकती है याद करने की, उसको भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये 22 भाषाएं जो हमारे संविधान में है, 8वीं अनुसूची में है, इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से शुरू होता है मानक हिंदी यानी मानकीकरण की प्रक्रिया। मैं फिर से आपसे बोलूंगी, यहाँ मैंने PDF नहीं बनाया है, नोट नहीं बना रही हूँ। ये क्लास आपको इसी बुक के रूप में मिल जाएगी PDF, लेकिन फिर भी आपके पास पेन होगा, कॉपी होगी, तो आप पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखो क्या कहा गया है कि वर्ण भाषा की ध्वनियों के उच्चरित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक है। वर्ण आप बोलकर भी मतलब उनको उच्चारित कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं। लिपि चिन्ह भाषा के लिखित रूप के प्रतीक होते हैं। इस दृष्टि से लिपि चिन्ह वर्ण के अंतर्गत आते हैं। लिपि चिन्ह किसके अंतर्गत आते हैं, वर्णों के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखेंगे। इन वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। आप इसको ऐसे समझिएगा, वर्णमाला क्या है, वर्णों की माला। जैसे आप कोई माला गूंथते हैं, भाई मैंने माला पहन रखी है, मुझे पता है कि रेड, 4 रेड के बाद मुझे 2 गोल्डन लगाना है मोतियां, उसके बाद फिर 4 रेड, फिर 2 गोल्डन, तो एक क्रम चलेगा। वैसे ही जो हमारी पूरे वर्ण है हिंदी के अंदर, जो वर्ण है उनको विशेष क्रम में हमने व्यवस्थित कर दिया है कि किसके बाद क्या आना चाहिए। तो ये जो व्यवस्था है क्रम में लगाने की, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में सर्वत्र एक रूपता बनाए रखने के लिए इस मंत्रालय के द्वारा अधीनस्थ संस्था जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, उसके विद्वानों ने विचार विमर्श किया और हिंदी वर्णमाला और अंकों का अद्यतन मानक स्वरूप निर्धारित किया है, जो अब आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्वरों की, बहुत बार ये, अभी किसी ने रिसेंटली सवाल पूछा था, किसी एग्जाम में आया था कि मूल स्वर कितने हैं, मूल व्यंजन कितने हैं। तो यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे उसको आप फाइनल मान के चलेंगे, क्योंकि मानक हिंदी यही कहती है। और अगर यहाँ से आप पढ़ रहे हैं, कुछ गलती होती है, तो आपके पास प्रूफ होता है कि यहाँ से हमने ये चीज को देखा था। स्वर आप जानते हैं, स्वरों की संख्या 11 है, कोई डाउट नहीं है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे कुल 11 स्वर हैं। संस्कृत के लिए प्रयुक्त देवनागरी में, संस्कृत भी देवनागरी में लिखी जाती है। संस्कृत में री के अलावा री होता है, री मतलब बड़ी री आप इसको बोल सकते हैं। एक री होता है और एक र से भी बड़ा री होता है। इसको बोलना नहीं आता है, लेकिन री, री और री जो है ये बोल सकते हैं। तो 3 एक्स्ट्रा होते हैं, यानी कि संस्कृत के अंदर आपको हिंदी से ज्यादा स्वर देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता, इसलिए इनको मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। तो अब आपसे अगर स्वरों की संख्या पूछी जाएगी तो स्वरों की संख्या कितनी होगी, 11 होगी मानक हिंदी के अनुसार। अब आते हैं मूल व्यंजन। ये देखो बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है कि हिंदी के अंदर मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो जब आप मूल व्यंजनों की बात करते हैं तो क, ख, ग, घ, अंग
च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स और ह। नॉर्मली हम इन्हीं को देखते हैं, इन्हीं 33 को देखते हैं। 33 क्या है, हमारे व्यंजन है। लेकिन यहाँ पर जो मानक हिंदी हम देख रहे हैं उसके अंदर दो जो हमारे द्वित्व व्यंजन या जिसको आप उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, द्वित्व व्यंजन या जिसको आप क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, इनको भी शामिल किया गया है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से 33 में आप +2 करते हैं तो हमारी जो मानक वर्णमाला है वो कहती है कि व्यंजनों की मूल संख्या जो है वो 35 है। ठीक है, तो अब अगर मूल व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो आपको जवाब क्या देना है, 35 देना है, क्योंकि ये नीचे स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है इसमें कि जो ड़ा है, जो ड़ा है और जो ढ़ा है, ड़ा और ढ़ा, मैंने कहा जब इसको बोलना नहीं आए तो इसको वाक्य में प्रयोग करो। ड़ा लड़की, ड़ा और कढ़ाई, ढ़ा, ड़ा और ढ़ा जो है व्यंजन रूप में हिंदी में स्वीकृत ध्वनियां हैं। मुझे लगता है आपको स्क्रीन पूरी दिख रही होगी, आप बता देंगे एक बार। ये हिंदी में स्वीकृत ध्वनियां हैं, यानी स्वीकार कर ली गई हैं। इस तरह हिंदी वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर और 35 व्यंजन हैं। तो अभी आपको समझ आया। अभी किसी ने जो सवाल भेजा था उसमें एक ऑप्शन था 33 35, हम लोग जो बार बार अनुमान लगा रहे थे उस जगह पे मैंने ये बोला भी था कि अगर 33 का ऑप्शन नहीं है तो अब आपको क्या करना है, 33 और 35 दोनों दिया हुआ है तो मूल वर्णमाला जो है 35 कहलाएगी, क्योंकि ये दो जो व्यंजन है उसको भी शामिल कर लिया गया है व्यंजन के रूप में। ठीक है, चलिए स्वर 11, व्यंजन 35। अब संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। ये तो हमारे 35 वर्ण हो गए। संयुक्त व्यंजन जो है हमारा क्ष, त्र, या और श्र, ये दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बना हुआ है। जैसे क और श मिलाकर श बना हुआ है, वैसे ही त और र मिलाकर त्र बना हुआ है, ज और य मिलाकर ज्ञ बना हुआ है, वैसे ही श और र मिलाकर श्र बना हुआ है। इनको हम मूल वर्णों में क्यों शामिल नहीं करते, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो संयोग हो रहा है वर्णों का, इनको हम ऑलरेडी व्यंजन के अंदर पढ़ चुके हैं। तो जब आपने एक बार इनको व्यंजनों में शामिल कर दिया तो दोबारा ये मूल नहीं रह गए, यानी उन्हीं मूल व्यंजनों से निकालकर हमने नया बना लिया है। ठीक है, चलिए अच्छा है, पूरा दिख रहा है। मैंने पीडीएफ बनाने की मतलब मुझे लगा पीडीएफ बनाऊंगी तो बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, बेटर है कि हम इसी से देख लें। अब हिंदी के अंदर देखो अनुस्वार परंपरा भी है। अनुस्वार क्या है, जिस पर आप देखते हैं शिरोबिंदु, यानी सिर के ऊपर बिंदु लगाई जाती है, उसको शिरोबिंदु कहते हैं। जैसे संयम लिखा हुआ है यहाँ पर, अब सा के ऊपर आपने शिरोबिंदु लगा दी है, यानी जिसको आप कहते हैं अनुस्वार यानी अंक बिंदु। आप इसको क्या कहते हैं, सामान्य शब्दों में समझें तो जो अंक बिंदु होती है उसी को अनुस्वार कहा जाता है, और हिंदी के अंदर आप इसका प्रयोग देखते हैं। इसके अलावा अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक भी होते हैं, व्यंजन नहीं होते, ना तो ये स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं, जिसके अंदर आप चंद्र बिंदु देखते हैं। हालांकि वर्तमान में चंद्र बिंदु का प्रयोग सीमित हो गया है। मुझे लगता है अगली बार जब इसका मानकीकरण संशोधन होगा इसके अंदर, तो शायद ये भी बताया जाए कि हम चंद्र बिंदु का प्रयोग किन जगहों पर कर सकते हैं। अभी तो हम अनुनासिक के रूप में, यानी जहां नाक और मुंह दोनों जगह से हवा निकलती है उस स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे कई बार आपने देखा होगा हम गांधी में लगाते थे, गांधी ऐसे लिखते थे, लेकिन वर्तमान जो लेखनी है उसके अंदर क्या कर दिया गया है, गांधी का ऐसा स्वरूप बना दिया गया है। तो बड़ी ये भ्रामक चीज है कि हम चंद्रबिंदु का प्रयोग कहाँ करें कहाँ ना करें। मुझे लगता है अगली बार जब कभी संशोधन होगा तो इस पर थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। जैसे आंख है, आंगन है ना, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं चंद्रबिंदु का प्रयोग जहां पर मिलता है। विसर्ग व्यवस्था भी है हिंदी के अंदर। विसर्ग का वैसे कुछ खास मतलब होता नहीं है, ठीक है, विसर्ग का कुछ खास मतलब होता नहीं है, लेकिन हमेशा ये व्यंजनों के पीछे लगते हैं। जैसे प्रातः उच्चारण इनका हमेशा ह के रूप में होता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। संस्कृत से ज्यादा ये, संस्कृत में ज्यादा प्रयोग होते हैं ये सभी चिन्ह।
हल चिन्ह की बात करें, जिसको आप हलंत कहते हैं, ये भी संस्कृत में ज्यादा प्रयोग होने वाला। जब आप किसी वर्ण को आधा दिखाने का प्रयास करते हैं तो ऐसे में क्या होता है, हलंत लगा देते हैं। ठीक है, जैसे यथावत आपने लिखना है, यथावत, यथावत नहीं बोलना, यथावत मैंने त को हमने साइलेंट कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में त लगा दे, मतलब हलंत लगा देते हैं। इसके अलावा आगत वर्ण, देखो आगत वर्ण क्या है, जो हमने दूसरी भाषाओं से लिए हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा आगत वर्णों में क, ये क, ख, ग, जा, फ, हमने उर्दू, अरबी, फारसी, आगत वर्ण हम उनको कहते हैं, ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी से नहीं आए हुए हैं, जो उर्दू, अरबी या फारसी से लिए गए हैं, जिनके नीचे आपको नुक्ता दिखाई देता होगा, ये नुक्ता कहलाता है, उनको हम क्या कहते हैं, आगत वर्ण कहते हैं। और हमारी हिंदी में इनको भी जगह दे दी गई है, हालांकि मूल रूप में नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी हिंदी में ये प्रयोग होते हैं। इसके अलावा अर्धचंद्र का प्रयोग मिलता है। अर्धचंद्र, जैसे आप डॉक्टर, अगर कहीं पर जो अंग्रेजी वर्ण है उसमें ओ आ रहा है, तो उस ओ को दिखाने के लिए हम अर्धचंद्र का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर हो गया, है ना। पिछले साल यूके SSSC ने गलत माना था, 44 को ही मूल वर्ण माने थे। तो अभी अब इसलिए मैंने कहा ना, इसको लगा सकते हैं, आपके पास ये हिंदी निदेशालय के द्वारा दी गई पुस्तक है। तो डिपेंड करता है, अगर आपके UKSC में नहीं, हो सकता है किसी ने लगाया हो, किसी ने ऑब्जेक्शन दिया हो। एक बार आप जो रिवाइज रिजल्ट आया होगा उसके बारे में एक बार पता करिएगा, फिर बताइएगा, वरना जो आपका आयोग मानता है आप उसके हिसाब से चलेंगे। मैंने इसलिए मानकीकरण के अनुसार आपको बताया है कि इसके अंदर ये मानक रूप दिखाया गया है, स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मूलतः 11 स्वर और 35 व्यंजन है। तो अगर आप देखेंगे आपकी वर्णमाला के अंदर क्या निकल के आ रहा है, दूसरा ऑप्शन क्या है, और आपका आयोग अगर पिछली बार इस चीज को मानकर चल रहा है, तो आप देखेंगे किसी और पुस्तक में। मैं कोशिश करूंगी कि अलग अलग पुस्तकों में और क्या क्या दिया हुआ है, ताकि हमारे पास ये रहे कि इस पुस्तक में ये है, इस पुस्तक में ये चीजें हैं। ठीक है, तो मैं किसी और पुस्तक का रेफरेंस भी लाऊंगी। अगर यहाँ पर 44 दिया हुआ है तो कोई मानक पुस्तक में क्या है उस पर भी बात करेंगे, वैसे ये मानक ही है। ठीक है, इसके अलावा अवग्रह का प्रयोग करते हैं। अवग्रह, जिसको आप देखते होंगे प्लुत स्वर के रूप में भी देखते हैं। क्या कहते हैं इनको, प्लुत स्वर। इसका प्रयोग कहाँ होता है, जब आपको खींचना हो, जैसे आप ओम बोलते हैं या सोहम, इसको क्या बोलेंगे, सोहम, यानी ओ को खींच रहे हैं आप, जब स्वर को खींचना होता है तब इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ वर्ण व्यवस्था है जो आपकी हिंदी में प्रयोग होती है। अब चलते हैं अंकों के अंदर। जब हम हिंदी में अंग्रेजी वर्णों का, अंकों का प्रयोग करते हैं, तो कई बार बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन होती है कि हिंदी देवनागरी में लिख रहे हैं तो अंग्रेजी वर्णों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप देखिएगा, आप नॉर्मली देखते हैं कि हिंदी वर्ण जो अंक हैं उनका प्रयोग वास्तव में कम हो गया है या नहीं के बराबर होने लगा है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि अनुच्छेद 343(1) यानी क के अनुसार संघ की राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होने वाले अंकों का भारतीय अंकों का राष्ट्रीयकरण रूप होगा। अब ये राष्ट्रीयकरण रूप क्या है, यानी कि हिंदी की जगह पर आप अंग्रेजी यानी रोमन लिपि का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। परंतु यदि राष्ट्रपति संघ के किसी भी राजकीय प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय रूप के साथ साथ देवनागरी रूप का प्रयोग करे, तब वो मान्य होगा, यानी अधिकृत होगा। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि वैसे तो सभी कामकाज के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप यानी रोमन की बात हो रही है, यहाँ पर उसका प्रयोग होगा, लेकिन यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी काम के लिए वो उसका प्रयोग कर सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है आपको, भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप क्या होगा, वही जो आप आजकल अंग्रेजी बोलते हैं, जिसको 1 2 3 4 5 10 तक की व्यवस्था है, 1 से लेकर 0 तक। और हमारा हिंदी रूप जो है ऐसा चलता है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो ये हिंदी यानी देवनागरी में लिखा गया, और ये अंतरराष्ट्रीय रूप जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं, तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हिंदी के सुधार के लिए, लिपियों में संशोधन करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए थे। उसमें से एक 12 खड़ी का सुझाव था। तो आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था। 12 खड़ी क्या होती है,
जो 12 खड़ी है इसका मतलब है कि आप जानते हैं हिंदी के अंदर कितने स्वर हैं? हिंदी के अंदर स्वर हैं 11। ठीक है, हिंदी के अंदर स्वर है 11, लेकिन मात्राओं की जब हम बात करते हैं तो मात्राओं की संख्या कितनी है? 10। मात्राओं की संख्या, ये सवाल कई बार पूछ लिया जाता है हिंदी में, मात्राओं की संख्या कितनी है? तो मात्राओं की संख्या हो गई हमारी 10। अब 10 तो हम मात्राएं प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ को हमने शहीद वर्ण मान लिया है, मतलब हर किसी के साथ वो जुड़ा ही होता है अगर किसी व्यंजन को पूरा होना है तो मात्राओं की संख्या 10 थी, लेकिन जब हमने 12 खड़ी का प्रयोग किया तो हमने आ को भी शामिल कर लिया और आगे जो हमारे अनुनासिक और विसर्ग थे इनको भी हमने शामिल कर लिया। तो इस तरह से हमारे जो मात्राओं की संख्या हो गई वो 13 हो गई है। हमने कहा 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? 12 खड़ी का सुझाव सावरकर बंधुओं ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? सावरकर बंधु ने दिया था। और इन्होंने कहा कि जो मात्राएं हैं हम हर मात्रा का प्रयोग हर वर्ण पर कर सकते हैं, जैसे क का किक्की कुक्कू के कै कोकौ कंकह। जब आप कभी वर्णमाला सीख रहे होंगे बचपन में तो आपको याद आ रहा होगा आपने इस तरह से मात्राओं का प्रयोग सीखा होगा, यानी सभी वर्णों पर हर मात्रा को एक साथ एक क्रम में लगाकर सिखाना जो है, एक तरह से इसको 12 खड़ी कह सकते हैं। मतलब खड़ी के रूप में आपने 12 के 12 मात्राओं का प्रयोग कर लिया। 12 मात्राएं इसलिए करें क्योंकि क की यहाँ पर, हाँ बिल्कुल 11 थी, लेकिन यहाँ पर हम चूंकि मात्रा के रूप में दिखा रहे हैं तो जितने हमारे वर्ण होते हैं जिसको हम अपने स्वर के अंदर रखते हैं उन सबको लगा दिया गया, साथ में आपका अनुस्वार और विसर्ग भी लगा दिया गया। इस तरह से पूरी मात्राएं जो हैं, क्योंकि इनको भी हम मात्रा के रूप में ही देखते हैं, आपको दिख रहा होगा ये हमेशा व्यंजन के साथ लगते हैं। ठीक है, मात्राएं हमेशा कहाँ लगती हैं? व्यंजन के साथ लगती हैं। स्वर के साथ कभी कोई मात्रा नहीं लगती, क्योंकि स्वर अपने आप में ही क्या है? मात्रा है, ध्यान रखेंगे। तो हमेशा मात्राएं व्यंजनों के साथ लगती हैं। और ये जो हमारे अनुनासिक या नासिक के व्यंजन जो होते हैं हमारे, वो कहाँ लगते हैं? व्यंजनों के साथ लगते हैं, इसलिए इनको मात्रा के साथ रखा गया है, लेकिन मात्रा के अंदर शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ क्रो का भी प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल। यहाँ पर लास्ट में मैं ये रूप ऐसे चलता है। ठीक है, नहीं री का प्रयोग यहाँ पर नहीं मिलता है, लेकिन ये कहा गया है सामान्य तौर पर री को यहाँ पर रखा नहीं गया है, लेकिन री के बारे में कुछ विशेष बातें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 12 खड़ी में री का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ री को निकाल दो, कक्का किखी कुकू के कै कोका कंका, वैसे खक्खा किखी कुकू के कै खोखो खंखा। आप बीच में री जोड़ेंगे तो शायद ये जो क्रम है वो टूट जाएगा, इसलिए री को हमें इससे बाहर कर दिया गया है। गग्गा गिगी गुगू गे गै गोगो गंगा, तो इस तरह से इजिली आप इसको याद कर सकते हैं। 12 खड़ी के अनुरूप ही जो आपका ड़ा है और ढ़ा है, इसके साथ भी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये व्यंजनों में शामिल हो चुके हैं। जैसे कड़ा है, गुड़िया है, सड़ी है, झाड़ू है, चढ़ी है, पढ़ा है ना, इनके साथ भी इसका प्रयोग हो जाता है। व्यंजनों के साथ अगर री का संयोग होता है, मान लीजिए री का प्रयोग हो रहा है, तो शब्दों का निर्माण इस तरह होगा, जैसे कृपा, ग्रह, घृणा, तृप्ति, पृष्ठ, यानी जो हम सामान्य रूप में री का प्रयोग देखते हैं। री हमेशा नीचे लगेगा, चरणों में लगेगा, पैरों में लगेगा, तो आप इसको कुछ इस तरह से लगाते हैं। लेकिन 12 खड़ी में री, अच्छा ये अच्छा सवाल बन सकता है, सवाल निकल सकता है क्या 12 खड़ी में री का प्रयोग किया गया है? नहीं किया गया है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला क्या है? परिवर्धित देवनागरी, देवनागरी वर्णमाला का वह रूप है जिसमें मूल देवनागरी लिपि में कुछ प्रतीक चिन्ह यानी विशेषक चिन्ह जोड़े गए हैं। परिवर्धित चिन्हों को जोड़ने का मूल उद्देश्य यह है कि देवनागरी लिप्यंतरण करते समय अर्थ भेदकता की स्थिति में संबंधित भाषा की ध्वनियों का लेखन संभव हो सके। मतलब कुछ चिन्ह बना दिए गए ताकि अगर दूसरी भाषाओं की लिपियों के साथ इसको जोड़ा जा रहा है या ट्रांसलेशन किया जा रहा है तो उनका प्रयोग किया जा सके। ठीक है,
तो ये तो कुछ विशेष बातें। अब चलेंगे अपनी पूरी, ये थोड़ा सा दिया गया है दूसरी भाषाओं के साथ लिप्यंतरण के लिए, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संथाली के स्वर कुछ ऐसे होते हैं, जैसे आपने कहा संथाली जो है देवनागरी में भी लिखी जाती है, तो उसके स्वर कुछ इस तरह से मिलते हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ सिमिलैरिटीज दिखाई गई हैं हिंदी और दूसरी भाषाओं, जैसे कश्मीरी चा वर्ग ऐसे ही चल रहा है जैसे हमारा हिंदी, बस उसके अंदर नुक्ता लगा हुआ है ना। सिंधी के अंदर ग ज ड ब वैसे चल रहा है जैसे हमारी हिंदी में है, तो इसलिए कहा गया है कुछ चिन्ह जो हैं उनके लिए बनाए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। हिंदी वर्णमाला इसमें देखो लिखने के लिए भी सिखाया गया है। अगर कोई छोटा बच्चा है उसको लिखना नहीं आ रहा तो पहले ये बनाना है, देन ये बनाना है, कैसे इसको लिखा जाता है विधि पूरी इस पुस्तक में दी गई है। सिखाना चाहे कोई तो बिल्कुल अच्छे से सिखा सकता है। सभी वर्णों की विधि यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। अब यहाँ से हिंदी का मानकीकरण, इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो किसी भी भाषा के सीखने सिखाने में सहायक या बाधक बनने के लिए दो प्रमुख तत्व होते हैं। मतलब कोई भाषा अगर सीखना चाह रहा है तो उसमें क्या बाधक बन सकता है। एक तो भाषा का व्याकरण और उसकी लिपि। कोई भाषा है उसका आप ग्रामर नहीं सीख पाएंगे तो वो आपके लिए बाधा बनेगी, उसकी लिपि आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे तो वो बाधा बनेगी। ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है, क्या बाधक है, वर्तनी। जब आप मानकीकरण पढ़ रहे होंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी जब आप ये मानकीकरण पढ़ रहे हैं इसके साथ आपका एक टॉपिक और क्लियर हो जाएगा, वो क्या है, शब्द शुद्धि। तो इसको आप अलग से नहीं पढ़ेंगे। मानकीकरण का मतलब है कि जब आपने मानकीकरण समझ लिया है, इसका मतलब अब आप शब्द शुद्ध लिखेंगे। शब्दों की शुद्धि भी आपका लगभग 60% यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बाकी शब्द शुद्धि आपको ग्रामर के अंतर्गत, व्याकरण के अंतर्गत जो आता है संधि, वहां से देखने को मिलेगी। तो यहाँ शब्द शुद्धि को भी ध्यान में रखते हुए आप इसको देखेंगे। तो भाषा का व्याकरण और उसकी लिपि जो है, दूसरा क्या है, वर्तनी। ये दो चीजें ऐसी हैं जो भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती हैं, यानी अवरोध उत्पन्न करती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने मानकीकरण के रूप में कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर बताई हैं। चलिए अब यहाँ से शुरुआत करते हैं कि आप किसको, अभी ये रिसेंटली सवाल पूछा गया था कि खड़ी पाई वाले व्यंजनों को खड़ी पाई वाले व्यंजनों को आधा लिखने के लिए क्या करेंगे। ये भी सवाल किसी एग्जाम में था, मुझे एग्जाम की याद नहीं आ रही है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। खड़ी पाई को हटाकर, या वर्णों के आगे जो आगे का हिस्सा है उसको तोड़कर, यानी कट करके, 4-5 इस तरह के ऑप्शन थे। तो अगर कोई खड़ी पाई वाला व्यंजन है तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों के संयुक्त रूप में परंपरागत तरीके से जो खड़ी पाई है उसको हटाकर क्या किया जाता है, संयुक्त रूप बनाया जाता है, यानी वर्णों को आधा कर दिया जाता है। तो सवाल क्या है, खड़ी पाई के व्यंजनों को संयुक्त रूप बनाने के लिए आप क्या करेंगे। उत्तर क्या आएगा, खड़ी पाई को हटा देंगे। जैसे अब खड़ी पाई ख में है, इस ख को हटा दिया तो क्या बन गया, आधा ख बन गया। वैसे व की खड़ी पाई हटा दी, व्यास बन गया। श की खड़ी पाई हटा दी, श्लोक बन गया। ध की खड़ी पाई हटा दी, ध्वनि बन गया, है ना। न की खड़ी पाई हटा दी, न्यास बन गया। तो पॉइंट याद रखना है, खड़ी पाई वाले व्यंजनों में संयुक्त बनाने के लिए खड़ी पाई को हटा देते हैं। तो ये थोड़ा सा, जैसे विघ्न है, कच्चा है, छज्जा है, कुत्ता है, पथ्य है, डिब्बा है ना। इसके अलावा अन्य व्यंजन क्या है, क और फा या फा के हुक के आधे भाग को हटाकर संयुक्त अक्षर बनाते हैं। हुक क्या है, इसके आगे एक हुक जैसा लगा हुआ है, जैसे आप का बनाते हैं ये दिख रहा होगा, का के आगे ये हुक है। ठीक है, तो इस हुक को आप हटा देंगे तो आपका केवल ये बचेगा, यानी जो नीचे हुक लटक रहा है इसको हटा देना है। तो का या फा में हुक है, उस हुक को हटाकर आप आधा अक्षर बना लेंगे, जैसे संयुक्त या पक्का। यह हुक हटाया आपने, दफ्तर में फा का हुक हटा दिया, आधा बन गया, यानी संयुक्त बन गया है। यहाँ पर पुत्ते के संदर्भ में कुछ विशेष बात लिखी हुई है। क्या लिखा गया है कि दो अर्ध त के साथ आने पर स्थान लाघव को देखते हुए उसका परंपरागत रीति से संयुक्त रूप बन जाता है। यानी अगर दो ता एक साथ आते हैं तो एक ता को हम ऐसे दिखाते हैं, दूसरे ता को हम ऐसे, मतलब आधा ता ऐसे होता है। ठीक है, एक ऐसा एक ऐसा,
तब जाकर ये बनता है। जैसे आपने कुत्ता देखा, कुत्ता। अब ऐसे लिखने की बजाय, ऐसे लिखने की बजाय अगर एक ही ता है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन दो ता हैं और दोनों ही आधे हैं। मान लीजिए आपने क्या लिखना है, ऐसा कुछ लिखना है। अब देखो 3 ता हो गए यहाँ पर, ये सही नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। यहाँ पर 2 ता क्या हो गए, आधे आ गए। तो एक जो आधा ता है इसको आप इस तरह से शो कर सकते हैं, दूसरे को ऐसे कर सकते हैं। ये मानक रूप है, यानी कि तत्व। अब आप तत्व को ऐसे 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 नहीं लिखेंगे। देखो ये ला का शेप ले रहा है। जब आप तत्व को ऐसे लिखेंगे यानी त त त, तो ये ला लग रहा है। तो इसलिए बेटर है कि आप 2 ता एक साथ आने पर एक को लाघव कर दे, छोटा कर दें, और दूसरे को परंपरागत रूप में लिखें। तो ये यहाँ पर कहने का प्रयास किया। जैसे महत्व, आपने कई बार देखा होगा महत्वपूर्ण, हम ऐसे लिख देते हैं महत्वपूर्ण। यहाँ पर वर्तनी भी समझते रहिएगा। अगर आपको शब्द शुद्धि में आता है महत्वपूर्ण गलत है, महत्वपूर्ण कैसे सही होता है, महत्व आप बोल कर देखिएगा, ये होता है महत्वपूर्ण, यानी 2 ता हैं और दोनों ही आधे हैं। जैसे आप उज्जवल लिखते हैं, उज्जवल में 2 जा हैं, दोनों ही आधे हैं। ठीक है, वैसे महत्व में 2 ता हैं, दोनों ही आधे हैं। और जब आधे होते हैं तो इसका मतलब एक को आप लाघव लगाएंगे और दूसरे के रूप में आप इसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्या ये चीजें समझ आ रही, नहीं आ रही हुई नोट करते चलना, वरना आप दोबारा से इस पुस्तक को पढ़ लेना। अगर अंग आ गया छ ट ठ ड ढ, यानी टा वर्ग, टा वर्ग का कोई वर्ण आ गया तो ऐसे में, या फिर हा आ गया, तो संयुक्त के नीचे, संयुक्त अक्षर बनाने के लिए उसके नीचे क्या लगाते हैं, हलंत लगा लेते हैं। जैसे वांग्मय, अंग आ गया, अब इसका आप आधा तो तोड़ नहीं सकते, टुकड़े कहाँ से करेंगे, नीचे से कर देंगे, नहीं करेंगे। इसका मतलब आपने यहाँ पर हलंत लगा दिया। उच्छ्वास, छ के नीचे हलंत लगा दिया। लट्टू, ट के नीचे हलंत लगा दिया। यानी ट वर्ग के जितने वर्ण है, या फिर अंग या फिर हा, इसमें से अगर कोई सा भी आ जाता है तो आप उसके नीचे हलंत लगाकर उसको आधा बनाएंगे। लेकिन द के साथ अर्ध स्वर या और वह आ जाने पर हलंत के स्थान पर संयुक्त व्यंजन बनाने के लिए जो पारंपरिक रूप है उसी को वरीयता दी जाएगी। यानी आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ये भी लिख सकते हैं लेकिन ये मानक हिंदी के अनुसार नहीं है, उसको संयुक्त रूप बना देंगे, यानी द के साथ या को मिला देंगे। ठीक है, जैसे द्विवेदी, द के नीचे ही लगा दिया आपने द्विवेदी। वैसे हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ऐसा हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो ये वाला बहुत कम लेता है फॉन्ट, लेकिन लिखने में ये थोड़ी सी गलती भी हो सकती है, क्योंकि आप ऐसे लिखें, हो सकता है कई बार समझ नहीं आता, तो हम ऐसा प्रयोग करते हैं। लेकिन मानक रूप कहता है कि उसके नीचे ही उसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िएगा। संयुक्त रा के प्रचलित तीनों रूप रहेंगे, यानी रा के आप जानते हैं 3 तरह से प्रयोग किए जाते हैं, पदेन रा, रेफ रा, और रेफ के साथ पदेन जिसको आप कहते हैं, जिसको हलंत पदेन कहते हैं। तो एक तो आपका क्या हो गया, पदेन हो गया, इसको रा का पदेन रूप कहते हैं, पैरों के नीचे जो रा लगता है इसको आप रेफ कहते हैं, और इसको हलंत सहित पदेन। तो ये रा के 3 रूप प्रचलित होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये तीनों रूप जैसे प्रचलित हैं शुरू से वैसे ही रहेंगे, यानी तीनों ही मानकीकरण के अंतर्गत आ रहे हैं। आगे श्र की बात करेंगे। श्र का प्रचलित रूप वही होगा जो संयुक्त रूप से होता है। श रा के साथ श्र होता है, मतलब संयुक्त व्यंजन में कोई भी यहाँ पर मानकीकरण अलग से नहीं किया गया है। श रा से श्र बनेगा, ज यहाँ से ज्ञा बनेगा, वैसे ही का और श से श बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन लगाई गई है कि अगर र श्र और त्र के अलावा किसी में जुड़ता है तो वो नीचे कुछ इस तरह से लगेगा। आप देख रहे ब्र, जैसे मैंने कहा क्रम, इसमें तो है ही है रा, ज्यादातर शब्दों में नीचे यानी पदेन के रूप में ही लगता है। तो रा के रूप अलग अलग प्रयोग के आधार पर लगाते हैं, इस पर हम एक दिन अलग से बात करेंगे। हल चिन्ह की बात करते हैं। तो हल चिन्ह युक्त वर्ण से बनने वाले संयुक्त अक्षर के आने वाले ह्रस्व ई की मात्रा को शब्द युग्म से पूर्व लगाते हैं। मान लीजिए आपको कोई छोटी की मात्रा आने वाली है और छोटी की मात्रा के बाद कोई आधा स्वर आधा व्यंजन आ रहा है, यानी कि संयुक्त व्यंजन आ रहा है, तो हमेशा आप ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे, आप चिन्हित ऐसे कर देंगे तो गलत हो जाएगा। यानी जो हमारा
संयुक्त हो रहा है उसके पहले ही हमें छोटी ई की मात्रा लगा देनी है, ठीक है। उसके पहले ही छोटी की मात्रा लगा देनी है। जैसे कुट्टिम है, चिट्ठियां, कई बार आप देखते होंगे चिट्ठियां ऐसे लिख देते हैं लोग। शब्द शुद्धि में ध्यान रखेंगे, इस तरह के सवाल दे सकते हैं आपको। चिट्ठियां ऐसे लिख दी, चिट्ठियां ऐसे लिख दी, कौन सा इसमें से सही है, या चार गलत गलत तरीकों से लिख दिया, एक सही लिख दिया, सही विकल्प का चयन करें, ऐसे भी सवाल बन जाता है, ठीक है। अमन जी, भी कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, इसके एप्लीकेशन के होम पेज पर जाएंगे, एक ऑप्शन आता है अदर लिंक का, अदर लिंक पे जाएंगे तो वहां से आपको टेलीग्राम का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर ज्वाइन कर लें। और व्हाट्सएप पर जुड़े हैं तो ठीक है। व्हाट्सएप ऐसा है जिसपे आप कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ डाउट है तो उस पर आप मैसेज भेज सकते हैं। तो आप अपना नंबर, अगर आप नहीं, आपके पास कोई मैसेज नहीं आ रहा तो नंबर आप एक बार बता दें, शेयर कर देंगे। व्हाट्सएप स्क्रीन पर चल रहा होगा, नंबर आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर बता दें कि आपका नाम ये है। आपको कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी चाहिए होगी तो वहाँ से मिल जाएगी, या कुछ डाउट होगा तो आप वहाँ से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। कारक चिन्ह पे आते हैं। कारक चिन्ह ना बड़ी समस्या होती है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे। कारक चिन्ह में दो चीजें होती हैं, एक संज्ञा के साथ कारक आएगा, दूसरा सर्वनाम के साथ कारक आएगा। अगर संज्ञा के साथ कारक आता है तो हमेशा पृथक लिखा जाता है, संज्ञा के साथ कारक हमेशा अलग लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन सर्वनाम के साथ मिलाकर लिखा जाता है। तो ये दो संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो कारक आते हैं, अगर आप लिखेंगे राम ने श्याम को, तो ऐसे में क्या होगा, जो आपका संज्ञा है उससे अलग दिखाएंगे आप कारक चिन्ह को, वो कारक चिन्ह है अलग लिखा हुआ है। अगर आप संज्ञा के साथ कारक प्रयोग कर रहे हैं तो हमेशा जुड़ा कर लिखेंगे, तूने, आपने। अब आप यहाँ पर ऐसे लिख देंगे आपने, तो ये गलत हो जाएगा, उसने गलत हो जाएगा, क्योंकि हम संज्ञा के साथ कारक प्रयोग करेंगे तो मानक हिंदी कहती है कि इनको जोड़कर लिखना है। सर्वनाम के साथ यदि दो कारक चिन्ह हो, अब कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है, सर्वनाम होता है, सर्वनाम के साथ दो कारक चिन्ह होते हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जो पहले वाला कारक होगा उसको तो आप सर्वनाम के साथ मिला देंगे, जो दूसरा कारक चिन्ह होगा उसको अलग लिखेंगे। जैसे उसके लिए, ये दोनों ही कारक चिन्ह है, ध्यान रखेंगे, के हमने मिला दिया है और लिए हमने अलग लिख दिया है। तो कारक के आपने तीन नियम समझे, संज्ञा के साथ आएगा अलग लिखना है, सर्वनाम के साथ आएगा जोड़कर लिखना है, सर्वनाम के साथ दो कारक आएगा तो पहला वाला कारक जुड़ा होगा, दूसरा वाला कारक अलग होगा, ठीक है। ये तीन नियम आप यहाँ पर याद रखेंगे। आगे बढ़ जाइए। देखो एक स्क्रीन पर नंबर चल रहा होगा 98 73 71 33 65, 98 73 71 33 65, मैं लिख देती हूँ, आप उस नंबर पे एक बार मैसेज कर दें, ठीक है। वैसे आप जुड़े होंगे मुझे लगता है। 98 73 71 33 65 ये नंबर है, आप इस पर मैसेज कर दें, वहां से आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों नियम आपको याद होना चाहिए, आप इसको। अब संयुक्त क्रियापद की बात कर लेते हैं, अलग अलग टॉपिक पर यहाँ पर बात की गई है। सही, देखो क्लास लंबी हो सकती है लेकिन यहाँ से आपको मानक हिंदी के सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, शब्द शुद्धि भी आपका यहाँ से सही हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखते रहेंगे। संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगीभूत क्रियाएं पृथक पृथक लिखी जाती हैं। जैसे पढ़ा करता है, पढ़ना भी क्रिया है, करना भी क्रिया है, दो क्रियाएं हैं। देखो पढ़ा करता है तो इसको आप संयुक्त क्रिया कहेंगे, यानी दो क्रिया एक साथ आ गई। आ सकता है, आना भी क्रिया है, सकना भी क्रिया है, आ सकता है। जाना भी क्रिया है, करना भी क्रिया है। तो ऐसे क्या होगा कि यहाँ पर अगर एक साथ दो क्रियाएं, संयुक्त क्रियाएं आ रही हैं तो दोनों को अलग अलग लिखा जाएगा। ये तो सामान्य सा नियम है, इससे आप परिचित हैं। योजक चिन्ह की बात करते हैं तो योजक चिन्ह को आप हाइफन बोलते हैं अंग्रेजी में। अभी जो हाइफन या योजक चिन्ह है इसका प्रयोग स्पष्टता के लिए किया जाता है, दो चीजों में स्पष्टता का भाव दिखाने के, मतलब दो चीजें अलग अलग हैं, एक साथ नहीं है। लेकिन कंडीशन ये है कि द्वंद्व समास में पदों के बीच में हाइफन रखा जाए, जैसे राम लक्ष्मण, चाल चलन, हंसी मजाक, लेन देन, पढ़ना लिखना। द्वंद्व समास को आप पहचानते ही हाइफन के द्वारा है, कई बार हाइफन नहीं भी होता है तब भी वहां पर द्वंद्व समास होता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन सामान्य तौर पर आपको योजक चिन्ह मिल जाता है। योजक चिन्ह का मतलब, जब आप इसको
समास विग्रह करते हैं तो और या अथवा, ये जो है आपको अर्थ मिलता है इसका। योजक का चिन्ह, योजक चिन्ह का मतलब क्या है? और या अथवा, राम और लक्ष्मण, चाल और चलन, पढ़ना और लिखना, है ना, खेलना या कूदना, इस तरह से बात आप जब इसका हिंदी में अनुवाद करते हैं तो। अब यहाँ पर कहा गया है, अभी हम हाइफन की बात करें, ध्यान रखेंगे। समानता सूचक जैसे सा से सी आदि से पूर्व हाइफन रखा जाता है, जैसे तुम सा, चाकू सी, कौन सी। कई बार आपने सवाल में देखा होगा, इसमें से कौन सा कथन सही है, तो ऐसे में हाइफन लगाना जरूरी हो जाता है। सा सी सम ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा तो वहां पर हाइफन आएगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वही किया जाए जहां उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो। तत्पुरुष समास आप जानते हैं, जैसे मैंने कहा राजपुरुष। अब इसका जब आप अर्थ निकालेंगे तो मतलब क्या निकलेगा? राजा का पुरुष, है ना। लेकिन यहाँ पर कोई हाइफन, राजा और पुरुष दो अलग अलग शब्द हैं, कोई हाइफन नहीं लगाया हमने। लेकिन यहाँ पर जब इसका अर्थ निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हमें तत्पुरुष समास मिल रहा है, संबंधवाचक तत्पुरुष। लेकिन कहा गया है हम अगर तत्पुरुष समास में हाइफन लगा दें जहां जरूरत हो, क्योंकि अगर आप भूतत्व मान लेंगे, भूतत्व, तो इसमें भ्रम होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि भूतत्व का मतलब होता है भूत। कोई इसको लगा सकता है भूतत्व, यानी भूत से जुड़ा हुआ लगा सकता है। इसका मतलब क्या है कि भूत क्या है? भूत प्रेत आप समझते हैं, तो इसमें इंसान भ्रमित हो सकता है। तो भ्रम ना हो इसलिए भू के बीच में हमने हाइफन लगाकर तत्व को अलग कर दिया। तो कहा गया है कि जहां पर संभावना भ्रम की हो जाए वहां पर तत्पुरुष समास में भी आप इसको लगा सकते हैं, वरना तत्पुरुष समास में आप देखते हैं ये होता नहीं है, ठीक है। जैसे आपने कहा राजाज्ञा, राजाज्ञा, राज आज्ञा, राजा की आज्ञा, क्या यहाँ पर हाइफन लगा है? नहीं लगा है, क्योंकि जरूरत नहीं है। सामान्य तत्पुरुष समास में हाइफन लगाने की आवश्यकता नहीं होती। राम राज्य, राजकुमार, गंगा जल, ग्रामवासी, आत्महत्या, आप चाहे तो बीच में लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है। दोनों के अर्थ हमें क्लियरली स्पष्ट हो रहे हैं। आत्म मतलब अपनी, हत्या मतलब मार देना, मर्डर कर देना, गंगा जल, गंगा का जल, तो चीजें स्पष्ट हैं, ठीक है। राजवीर जी बहुत बहुत स्वागत। बड़ा अच्छा लगता है जब अलग अलग क्षेत्रों से विद्यार्थी जुड़ते हैं। एक ऑनलाइन पढ़ाने का देखो कितना बढ़िया। कई बार बच्चे पूछते हैं कि आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, तो मुझे लगता है ऑफलाइन की क्या ज़रूरत है। ऑनलाइन क्लास जब है, इतनी सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं। सबसे बड़ी तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे देश के अलग अलग क्षेत्र से बच्चे जुड़ जाते हैं। अगर मैं ऑफलाइन पढ़ाना शुरू करूं तो शायद एक बंद कमरे के अंदर सीमित स्टूडेंट के साथ मैं उन चीज़ों को शेयर कर सकती हूँ। लेकिन जब मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगहों से लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बड़ी दूर दूर तक क्लासेस हमारी देखी जा रही हैं, तो ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो जाता है ना। तो ऑनलाइन कोर्स तो ऑनलाइन ही है, बहुत सारी सुविधाओं के साथ। चलिए, एक और नियम यहाँ पर है, कठिन संधियों से बचने के लिए हाइफन का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे द्विअक्षर। अब इसका आप कैसे संधि करेंगे? द्विक्षर। अब यहाँ पर ऑलरेडी ये संयुक्त है, इसमें आप आ जोड़ेंगे तो कुछ दुविधा हो सकती है, भ्रम हो सकता है। तो ऐसे में क्या कर देंगे? द्वि प्लस अक्षर, और यहाँ पर आप इसकी जगह पर हाइफन का प्रयोग कर सकते हैं। द्विअर्थ, त्रिअर्थ, त्रिअक्षर, इस तरह के जो शब्द होते हैं वहां पर प्रयोग किया जा सकता है। जहां पर जा सकता है इसका मतलब कि वो कंडीशन है, यहाँ पर लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़िएगा। अव्यय, अव्यय पर आते हैं। अव्यय क्या होते हैं आप जानते हैं। अव्यय होता है किसी भी वाक्य के अंदर आप लिंग बदल दें, वचन बदल दें, काल बदल दें, कुछ भी परिवर्तित कर दें, एक ऐसा शब्द जो कब किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होता है, व्यय नहीं होता है। तक, साथ आदि अव्यय सदा पृथक लिखे जाते हैं, अलग लिखे जाते हैं। यहाँ तक, वहां तक, उसके साथ, है ना, ये सारे क्या हैं? अलग अलग लिखे जाने वाले हैं। आह, ओह, आहा, ए, ही, तो, सो, भी, ना, जब, तब, कहाँ, यहाँ, वहाँ, कदा, जो सदा। इसके अलावा हम बात करें क्या, श्री, जी, तक, भर, मात्र, साथ,
कि, किंतु, मगर, लेकिन, चाहे, या, अथवा, तथा, यथा और आदि, ये अनेक प्रकार के भाव व्यक्त करने मतलब भावों का बोध कराने वाले अव्यय हैं। कुछ अव्यय के आगे परसर्ग भी आते हैं। परसर्ग मतलब कारक, जैसे अब से, तब से, यहां से, सदा से। नियम क्या कहता है कि नियम के अनुसार अव्यय सदा पृथक लिखे जाने चाहिए। अव्यय कहीं पर होंगे उनको जोड़कर नहीं लिखना है। जैसे आप ही के लिए, अब आपने कहा, अगर दो अव्यय, दो कारक चिन्ह आ जाते हैं तो पहले वाले को मिला देते हैं, लेकिन कहाँ मिलाते हैं, जहां पर केवल सर्वनाम हो। अब आपके साथ के तो है, दो आपको कारक चिन्ह दिख रहा होगा, लेकिन बीच में ही आ गया। ही क्या है, अव्यय शब्द है, इसका मतलब अब सब के सब अलग अलग लिखे जाएंगे। मुझ तक को, अगर यहाँ पर तक नहीं होता तो हम सीधे इसको मुझको कर देते, जोड़ देते, लेकिन तक आ गया बीच में, इसका मतलब सब कुछ अलग अलग अब यहाँ पर चलेगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर योजक चिन्ह जो है, जो अव्यय है, वो हमेशा दूर लिखा जाता है, मिलाकर नहीं लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। यहाँ पर देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा बिंदु है। किसी का नाम लिखते हैं तो हम दो चीजें लगाते हैं, या तो श्री लगाते हैं या तो जी लगाते हैं अंत में सम्मान देने के लिए। सम्मानार्थक शब्द श्री और जी अव्यय भी पृथक लिखे जाएं। एक तो ये अव्यय शब्द हैं, कहा गया है इनको हमेशा दूर लिखा जाए, लेकिन शर्त ये है कि वो किसी का नाम नहीं है। कई बार होता है कि उनके नाम में ही श्री होता है, तो श्री अगर नाम में है तब तो जोड़ कर लिखा जाएगा। अगर श्री व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है तो अलग लिखा जाएगा। लेकिन जैसे कन्हैया लाल जी, श्री गंगाधर, महात्मा जी, ये क्या है, किसी के नाम में हम सम्मान देने के लिए लगा रहे हैं। लेकिन मान लो कि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा ही इनसे बना हुआ हो, जैसे श्री राम। अब श्री राम, राम अकेला शब्द नहीं है, उनके साथ श्री राम जुड़ा हुआ है। या राम जी लाल, राम जी हमने सम्मान देने के लिए नहीं लगाया है, बल्कि उनके नाम में ही क्या है, राम जी है। तो ऐसे में इसको जोड़कर लिखेंगे। अगर किसी के नाम में जुड़ा नहीं है तो उसको पृथक लिखा जाएगा, दूर लिखा जाएगा। आगे बढ़ेंगे, समस्त पदों में प्रति, मात्र, यथा आदि अव्यय जोड़कर लिखे जाएंगे। अगर कहीं पर ये अव्यय आते हैं प्रति, मात्र, यथा, तो उसको जोड़कर लिखा जाएगा, जैसे प्रतिदिन। प्रतिदिन ध्यान रखेंगे, ये हमेशा कहाँ पर आएंगे, इसको आप अव्यय समास के रूप में देखेंगे, यानी अगर कहीं पर अव्यय समास है तो जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, प्रतिदिन, प्रतिशत, मानव मात्र, निमित्त मात्र, अव्यय समास के रूप में आप इसको देखेंगे। आगे बढ़ जाइएगा। अनुस्वार अनुनासिक की बात कर लेते हैं। अनुस्वार व्यंजन है और अनुनासिक स्वर का नासिक के अभिलक्षण। हिंदी में ये दोनों अर्धभेदक भी हैं। हिंदी में अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह दोनों ही प्रचलित रहेंगे, मतलब इनका प्रयोग होता रहेगा। अब यहाँ पर देखो, अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होगा। अनुस्वार शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग अन्य वर्गीय वर्णों या और हा तक, यानी या से लेके हा तक यथावत रहेगा। जैसे संयोग, संरक्षण, संलग्न, अंश, कंस, सिंह। लेकिन संयुक्त व्यंजन के रूप में जहां पंचम वर्ण, यहाँ पर ध्यान रखिए, या से हा तक अगर अनुनासिक आ रहा है तो उसका प्रयोग बिना सोचे समझे कि ये किसी का पांचवा वर्ण है या नहीं है, आपको वैसे ही कर देना है जैसे वो प्रयोग हो रहा है। लेकिन अगर इनके अलावा कोई वर्ण आता है तो पंचमाक्षर के बाद स्वर्गीय, माफ कीजिएगा, सवर्गीय शेष चार वर्णों में से कोई वर्ण हो। आप जानते हैं पंचमाक्षर का नियम क्या होता है। मान लीजिए हम क वर्ग की बात कर रहे हैं। अच्छा, क वर्ग का पंचम अक्षर क्या होता है, क ख ग घ अंग। अब ये अंग आ गया, तो कहा गया है कि अगर पंचमक्षर वर्ण के बाद सवर्गीय यानी उसी वर्ग का कोई भी चार वर्ण हो, आप जानते हैं एक वर्ग के अंदर पांच वर्ण होते हैं, तो पंचमाक्षर हमने ले लिया, बचा क्या, चार वर्ण। तो अगर उसमें से कोई चार होता है तो उसी का माना जाता है, यानी पांचवा अक्षर माना जाता है, और ये जो पांचवा अक्षर होगा वो अनुस्वार के रूप में प्रयोग होगा। जैसे यहां पर लिखा है पंकज, प, देखो प के आगे क्या है, का है, और का जब हम पंकज को ऐसे लिखते हैं, प फ ब भ म, मा आता है प के पंचम वर्ण के रूप में। ठीक है,
पिताजी या पिता ही? अरे पिताजी हो ना, पिता के बाद जी अलग लगाएंगे, पिताजी अलग लगाएंगे, पिताजी अलग लगाएंगे। और का की हम बात करते हैं तो का पंचमाक्षर होता है क्या? अंग। तो यहां पर कहा गया है जिसके ऊपर लगा है उसके आगे देखो कौन सा वर्ण है, जिसके ऊपर वो आ रहा है उसके आगे जो वर्ण होगा उसका पंचमाक्षर माना जाएगा। ठीक है, जैसे चंचल की बात करते हैं तो चंचल या आएगा, चाचा जाझा या। कंठ की बात करते हैं टाठा डाढ़ा, इसका पंचमाक्षर क्या होगा? क की बात करते हैं क ख ग घ अंग, वैसे आप इसको लिखेंगे तो पंकज ऐसे बनेगा, है ना। क का पंचमाक्षर आएगा, लेकिन हमें पंचमाक्षर की जगह पर इसका प्रयोग कर लेना है, यानी बिंदु का प्रयोग कर लेना। गंगा, गंगा, क ख ग घ अंग, क वर्ग का पंचमाक्षर अंगा होता है। मंजूषा, जा का क्या होता है? या होता है, तो मंजूषा कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं मंजूषा, छ छ जा झा या। ध्यान रखेंगे जिसके ऊपर होगा उसका पंचमाक्षर नहीं मानना है, जो जहां पर बोला जाता है, जहां पर उसकी ध्वनि आती है उसके आगे का। अगर मैं इसको मंजूषा बोलती हूँ तो जो ए वाला साउंड आ रहा है ये माँ के बाद आ रहा है, यानी माँ और जा के बीच में आ रहा है, तो इसके बाद जो वर्ण होगा उसका पंचमाक्षर ये माना जाता है। ठीक है, संत, ता था दा था ना, पंचम अक्षर क्या होगा? ना, तो यानी ये ना संत है ये, लेकिन हम संत ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इस ना का पंचमाक्षर अगर वर्ण में बनाना है हमें तो क्या कर देंगे? अनुस्वार लगा देंगे। यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। हमने वांग्मय में क्यों कहा था कि हम अंग के नीचे हलंत लगा देंगे? क्योंकि वा के बाद माँ आ रहा है और पा फा ब भ म, माँ जो है पा वर्ग का अंतिम अक्षर है, लेकिन यहाँ पर हम चूंकि वांग अंग का हम प्रयोग कर रहे हैं इसलिए भिन्न वर्ण दोनों के बीच में आ रहा है, ना तो इधर का वर्ण सेम है ना तो इधर का वर्ण सेम है, इसलिए हमने उसको हलंत के रूप में दिखाया है। ठीक है, अन्य, जैसे अन्य की बात करें तो या क्या है? ना के अंतर्गत आता है क्या? नहीं, ना जो है या में नहीं आता है, यारा लावशा होता है, इसका मतलब हमने इसको आधा ही लिखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। कुछ और विशेष बातें, पंचम वर्ण यदि द्वितीय रूप में हो यानी साथ साथ आए तो अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा। अन्न, सम्मेलन, अब आप सोचें कि माँ तो माँ वर्ग के अंतर्गत आ रहा है तो हम इसको ऐसे लिख दें, सम्मेलन गलत हो जाएगा। अगर द्वित्व व्यंजन है, द्वित्व मतलब एक ही वर्ण एक से ज्यादा बार प्रयोग हो रहे हैं तो दोनों आधे दिखाए जाएंगे। ठीक है, संस्कृत के कुछ तत्सम शब्दों के अंत में अनुस्वार का प्रयोग माँ का सूचक है, जैसे अहम, अनुस्वार हमने कहा इसका हम प्रयोग ज्यादा कब करते हैं? संस्कृत में करते हैं। अहम हो गया, शिवम हो गया, ऐसे में ये नाम जो है नाम दिखा रहा है, यानी एक वचन में प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। अनुनासिक की बात करते हैं, चंद्रबिंदु की बात करते हैं, इसका प्रयोग देखो इसमें बड़ा भ्रम होता है, कहाँ पर इसका प्रयोग करें, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हिंदी के शब्दों में उचित ढंग से चंद्रबिंदु का प्रयोग अनिवार्य होगा। अनुनासिक चिन्ह व्यंजन नहीं है, स्वरों का ध्वनि गुण है, यानी जो अनुनासिक होते हैं वो जो नाक के सहारे बोले जाते हैं वो व्यंजन नहीं है। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह और नाक से हवा निकलती है, जैसे आ, उ, ए, म, है ना, इस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं। चंद्रबिंदु के प्रयोग के बिना प्रायः अर्थ में भ्रम की संभावना रहती है, जैसे हंस और हंस। हंस और हंस डिफरेंस देखिएगा, मीनिंग भी बदल जाता है। हंस मतलब हंस और हंस मतलब हंसना। अंगना, अंगना मतलब स्त्री, अंगना मतलब स्त्री, अंगना मतलब आंगन, है ना, इस तरह के डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। अतएव ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग आवश्यक है ताकि दोनों के अंदर स्पष्टता दिख सके। विसर्ग का प्रयोग करते हैं तो संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है यदि तत्सम रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो उनको आप विसर्ग के साथ लिखते हैं। जैसे आप दुख लिखते हैं तो दुख क्या है? तत्सम शब्द है, इसका मतलब दुख के साथ हमेशा विसर्ग आता है, लेकिन हम लगाते नहीं है। अगर तद्भव बना देते हैं, दुख के साथ सुख, सुख क्या है? तद्भव है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये दुख, आपने दुख से विसर्ग को हटा दिया, तो अगर आप तत्सम से तद्भव में ले आ रहे हैं उसको तो वहां पर वो हट जाता है। तत्सम शब्दों के अंत में प्रयुक्त विसर्ग का प्रयोग अनिवार्य है।
यानी जो संस्कृत शब्द हैं, अगर संस्कृत शब्द मूल रूप से विसर्ग के साथ आ रहे हैं तो आप उनका प्रयोग वैसे ही लगाएंगे जैसे वे मूल रूप में लगते थे। दुस्साहस और दुस्साहस, निशब्द निशब्द, ये उभय रूप माने जाते हैं क्योंकि आप इनमें संधि करेंगे तो ध्यान रखेंगे दोनों ही रूप सही हैं। क्यों सही हैं? देखो, दुह और साहस आप ऐसे भी संधि करेंगे और दुस्साहस, तो ये दोनों मिलकर एक ही अर्थ देने वाले शब्द हैं, इसलिए दोनों ही रूप मान्य है। निशब्द निशब्द दोनों ही रूप मान्य होते हैं, उभय रूप मान्य होते हैं। ठीक है। निस्वार्थ, अंतःकरण, अंतःपुर, दुस्वप्न, निसंतान, प्राथा, ये जो शब्द हैं ये सारे के सारे ये ऐसे ही लिखे जाएंगे विसर्ग के साथ। चलिए आगे बढ़ें। कुछ और, विसर्ग को वर्ण के साथ मिलाकर लिखा जाए, जबकि कॉलन चिन्ह उपविराम शब्द से कुछ दूरी पर लिखा जाए। यानी विसर्ग जो है इसको ध्यान रखेंगे, ये आपने कई बार देखा होगा जब आप कुछ लिख रहे होते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा उदाहरण और उदाहरण के आगे मुझे कुछ लिखना है तो मैं ये चिन्ह लगाती हूँ, ठीक है, वैसे इसको तो विराम कहते, ऐसे लगता है, थोड़ा सा दूर लगेगा। लेकिन अगर आप कहीं पर उपसर्ग लगा रहे हैं तो उपसर्ग हमेशा माफ कीजिएगा, विसर्ग जो है हमेशा साथ में लगेगा। ठीक है, उसमें कोई डिस्टेंस या आप स्पेस नहीं देंगे। हल चिन्ह की बात करते हैं तो व्यंजन के नीचे हल चिन्ह जो है उस व्यंजन के स्वर रहित होने की सूचना देता है। यानी अगर आप किसी व्यंजन से स्वर को हटा देते हैं तो ऐसी स्थिति में हम उसको दिखाने के लिए कि हमने इसमें स्वर का प्रयोग नहीं किया है, हलंत का प्रयोग करते हैं और हलंत का प्रयोग करते ही वो वर्ण आधा हो जाता है। यानी अब उसमें से हमने स्वर, आपने कई बार स्वर व्यंजन की परिभाषा पढ़ी है कि व्यंजन स्वरों के बिना पूरा नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि व्यंजन अधूरा है स्वर के बिना। अब आप व्यंजन पूरा है उसको आधा करने के लिए स्वर निकाल देंगे। संयुक्त अक्षर बनाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी दो अलग अलग अक्षरों को जोड़ने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। जैसे चिन्ह है, बुढ़ा है ना, ये आपने देख लिया, छ ट ठ ड ढ ह में हलंत का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों का प्रयोग अगर वांछनीय है, मतलब जरूरी है, तो आप हलंत का प्रयोग करेंगे। जैसे वाक देवी, अगर वाक लिखना है केवल तो हलंत का प्रयोग होगा, वरना संधि हो जाएगी तो वाक जो है गा में परिवर्तित हो जाएगा। अवग्रह का प्रयोग कहाँ करते हैं? देखो, संधि के कारण विलुप्त हुए आ को प्रदर्शित करने के लिए अवग्रह का प्रयोग किया जाता है। इसको आप प्लुत स्वर में समझ सकते हैं कि कोई स्वर अगर ज्यादा लंबा समय ले रहा है बोलने में तो ऐसे में उसको आप किस रूप में दिखाते हैं? प्लुत स्वर के रूप में दिखाते हैं। जैसे शिवोहम, शिव और अहम, शिवोहम। क्या बात है, सारी क्लास देख देख के बोर हो गए? चलिए और कुछ नियम जो है जरूरी देख लेते हैं। अगर कोई संस्कृत का तत्सम शब्द है तो वैसे का वैसा लिखा जाएगा। कितने रूल हैं एक बार हम इसको भी देख लें। चलिए, ए और औ का प्रयोग, ए और औ का प्रयोग दो प्रकार से होता है। उच्चारण को व्यक्त करने के लिए, जैसे पहले प्रकार का उच्चारण है और में मूल स्वरों की तरह होता है, जबकि दूसरे प्रकार में गैया, नैया, भैया, कौवा आदि के रूप में होता है। तो इसका प्रयोग ऐसे ही होगा जैसा होता आया है, जैसे आप सामान्य तौर पर करते हैं, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है। दक्षिण के अय्यर, नैयर, रमैया आदि व्यक्ति नामों के मूल भाषा के अनुरूप ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आप ऐसा नहीं कहेंगे कि अय्यर है तो आप इसको अय्यर ऐसे बना दें, गलत हो जाएगा, या नैयर है तो ऐसे बना दें, ये भी गलत हो जाएगा। यानी जो मूल रूप से जिस भाषा का शब्द है उस भाषा को ध्यान में रखते हुए उसको वैसे ही लिखना है। जैसे अव्वल, कव्वाली, कव्वाली जैसे शब्द प्रचलित हैं, इन्हें लेखन में यथावत रखा जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस क्लास को कंटिन्यू करें या मुझे लगता है इसका सेकेंड पार्ट कर लें, आप बता दें, क्योंकि क्लास मुझे लगता है बहुत लंबी हो रही है। और चलिए, पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय की बात कर लेते हैं। पूर्वकालिक में पहले, जैसे पाकर, खाकर, रोकर आदि, कर के संयोग से करके, करा कर के संयोग से करा के बनेगा। ध्यान रखेंगे, इसके पहले अगर जुड़ता है तो साथ में जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है? क्रिया है,
और क्रिया के पहले आप एक और क्रिया जोड़ रहे हैं, पीना भी क्रिया है, तो ऐसे में कर जोड़कर आप इन चीजों को बना सकते हैं। अगर कर जोड़ना है तो हमेशा क्रिया के बाद जोड़ेंगे। वाला प्रत्यय क्रिया रूपों में करने वाला, आने वाला, बोलने वाला, ये जो है अलग लिखा जाएगा। कहीं पर भी आप वाला लगाएंगे क्रिया के रूप में तो आप उसको अलग लिखेंगे, ठीक है। अभी मैंने कहा खिलौने वाला, तो खिलौने वाला, दूध वाला, वो सब एक साथ लिखा जाएगा। जहां पर क्रिया होगी केवल वहीं पर अलग लिखेंगे। दूध वाला है, ये क्या हो गया, संज्ञा के साथ साथ जुड़ रहा है तो साथ में लिखेंगे, ठीक है। गांव वाला ग्रामीण है, गांव वाला मकान, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अंतर दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा श्रुति मूलक, ये इंपॉर्टेंट है, खत्म ही कर लेते हैं, ठीक है। श्रुति मूलक या और वा, या वा का प्रयोग विकल्प से होता है, वहां स्वरात्मक रूपों का ही प्रयोग होता है, जैसे नई, गई, जाए, खाए, आइए। यह नियम क्रिया विशेषण अव्यय पर जो है स्थितियों के अनुसार लागू होता है। दिखाए गए, जैसे राम के लिए, पुस्तक के लिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कहाँ पर आप ई लगाएंगे और कहाँ पर आप ई लगाएंगे, मतलब या पे बड़ी की मात्रा लगाकर। तो जहां या श्रुति मूलक व्याकरणिक परिवर्तन ना होकर शब्द का ही मूल तत्व हो, वहां पर आप क्या लगाते हैं, ई लगाते हैं। जैसे आपने कहा स्थाई, जो नई, गई, यानी आप इसको थोड़ा सा इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि अगर किसी सेंटेंस के वाक्य में, मतलब वाक्य के अंत में दो से ज्यादा शब्द नहीं आ रहे, मतलब दो से ज्यादा वर्ण नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कई बार आप इसका भी प्रयोग कर लेते हैं, तो ये भी सही माना जाता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि अगर सुनने में वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल व्यंजन से जुड़ा हुआ है, यानी व्यंजन के साथ ही प्रयोग हो रहा है, तो ऐसे में आप मात्रा के रूप में उसको लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िएगा। विदेशी ध्वनियों की बात करते हैं, तो विदेशी ध्वनियां जो है वो भी कहते हैं आजकल अंग बन चुकी है, तो इनका प्रयोग हिंदी में यथावत नुक्ते के साथ प्रयोग होगा, इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। और विदेशी भाषाओं के जो शब्द हैं उनके ऊपर आ की मात्रा अगर हो तो वहां पर चंद्रबिंदु, अर्ध चंद्रबिंदु का प्रयोग करके इसका जो है लेखन कार्य किया जा सकता है। अन्य नियम क्या है, शिरोरेखा की बात करते हैं, यानी हेडलाइन, तो पूर्ण विराम को छोड़कर हिंदी में शेष विरामादि चिन्ह जो है वो ग्रहण कर लिए गए हैं। एक तो आपको हिंदी में आपने जाना, हिंदी की विशेषता में भी पढ़ा था, शिरोरेखा आती है, यानी हर वर्ण के ऊपर एक रेखा आती है। इसके अलावा अंग्रेजी में जो फुल स्टॉप है उसको छोड़कर जितने भी अंग्रेजी के विराम चिन्ह है वो सब हिंदी में एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, चाहे योजक चिन्ह हो, निर्देशक हो, विवरण हो, अल्प विराम हो। यहाँ से सवाल बन जाता है कि अंग्रेजी के किस विराम चिन्ह को हिंदी में मान्यता नहीं मिली है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, फुल स्टॉप, यानी कि जो अंग्रेजी का पूर्ण विराम है उसको मान्यता नहीं दी गई है। तो ये कुछ नियम जो मानक हिंदी के अंदर रखे गए हैं मानकीकरण के अंतर्गत, जिनका प्रयोग करके आप शब्दों को शुद्ध बना सकते हैं। तो मुझे लगता है ये क्लास आपको समझ आई होगी। ये पीडीएफ आपको इस क्लास के साथ मिल जाएगी, तो आप इस पूरी पीडीएफ को एक बार फिर से पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, चीज़ें हाईलाइट करके आपको दे दी जाएंगी, सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएगा। और एक दो बार रिविजन करेंगे तो मुझे लगता है समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।